हेलो गाइस, वेलकम इन जेसीसी क्लास। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिप्लोमा लेवल के केमिकल इंजीनियरिंग के ऊपर हम कुछ एमसीक्यूज लेके आए हैं जो वेरियस कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, सीपीसीएल, आरसीएफएल और एचआरएल। जो हमारी रिसेंट वैकेंसी भी है उसके लिए भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको आप लोगों को देखना चाहिए एंड आई होप आप इन सभी चीज़ों को समझेंगे। ये डिफरेंट हमारे टॉपिक्स को कवर करेगा और ये अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हमारे कुछ एमसीक्यूज हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो हम इस वीडियोस में देखेंगे। तो देन हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें से जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो बेसिक हमारा कह सकते हैं मैकेनिकल ऑपरेशन का पार्ट प्ले करता है इस क्वेश्चन को लेके, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑपरेशन। ठीक है, हमें बेसिकली इसमें समझाना क्या है कि यूनिट ऑपरेशन इनमें से कौन सा हमारा नहीं है ऑपरेशन में। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में जाने से पहले हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं कि यूनिट ऑपरेशन हमारा होता क्या है। ठीक है, ये यूनिट ऑपरेशन की बात कर रहा है। हम लोगों ने पढ़ा होगा अपनी केमिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के टाइम पे कि यूनिट ऑपरेशन ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें क्या हो, हमारे फिजिकल चेंजेस को दिखाता है। ठीक है, फिजिकल चेंजेस को ये शो करता है। और इसके बाद हमने एक यूनिट प्रोसेस की बात करी थी। यूनिट प्रोसेस क्या होता है? यूनिट प्रोसेस हमारा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी केमिकल चेंजेस के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा ऑपरेशन बताइए, ऐसा इनमें से आप एक ऑप्शन चूज करिए जो क्या ना हो, हमारा यूनिट ऑपरेशन ना हो, इन चारों में से क्या हो, हमारा यूनिट ऑपरेशन ना हो, तो मतलब वो यूनिट प्रोसेस की बात कर रहा है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिस्टिलेशन यूनिट ऑपरेशन में आता है पर्टिकुलर, फिल्ट्रेशन, इवोपरेशन, ये तीनों के तीनों जो हमारे इंक्लूड है यूनिट ऑपरेशन में इंक्लूड है। और यूनिट पॉलिमराइजेशन जो है ये हमारा यूनिट ऑपरेशन का पार्ट नहीं है। तो यहाँ से हमारा सही जो ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी होता है। और पॉलिमराइजेशन को भी थोड़ा सा यहाँ से हम समझने का ट्राई करेंगे कि पॉलिमराइजेशन होता क्या है। बेसिकली अगर हम पॉलिमराइजेशन को समझना चाहें, ये क्या करता है, कंबाइन करता है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं किसी भी दो मोनोमर को। ठीक है, कंबाइन मोनोमर्स, कंबाइन करते हैं मोनोमर्स को एंड फॉर्म क्या करते हैं, पॉलीमर करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, पॉलीमर को फॉर्म करते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टू फॉर्म अ पॉलीमर इज कॉल्ड द पॉलीमराइजेशन। और ये जो पॉलीमराइजेशन फॉर्म करने का जो प्रोसेस है, कैसे हम मोनोमर को कंबाइन करते हैं, ये कई तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, ये पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे हमारा यूनिट प्रोसेस हमारा पॉलीमराइजेशन हो जाता है। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हीट एक्सचेंजर इन ए केमिकल प्रोसेस। हमारे हीट एक्सचेंजर का क्या काम होता है किसी भी केमिकल प्रोसेस में, केमिकल इंडस्ट्रीज में जो हम प्रोसेस हम करते हैं, कोई भी प्रोसेस, उसमें किसी भी हीट एक्सचेंजर का जनरली क्या काम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले इंक्रीज करना टेम्परेचर, ठीक है, किसी भी प्रोसेस स्ट्रीम का। डिक्रीज करना टेम्परेचर किसी भी प्रोसेस स्ट्रीम का। टू ट्रांसफर द हीट बिटवीन द टू फ्लूइड स्ट्रीम। टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द प्रोसेस स्ट्रीम। ठीक है, जनरली देखिए हमें ये पता है कि हीट का ही काम होता है। तो यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज टेम्परेचर हमारे माइंड में आ सकता है, बट हीट एक्सचेंजर कोई नेसेसरी नहीं है किसी भी केमिकल प्रोसेस में कि वो इंक्रीज ही करेगा या डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इन केसेस जहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंक्रीज ही करेगा या डिक्रीज करेगा, ये दोनों एलोन काफ़ी नहीं है, अकेले काफ़ी नहीं है। अगर इन दोनों को कंबाइंड स्टेटमेंट होता तो हम जरूर इसका यूज़ करते कि हाँ ये हमारा सही ऑप्शन है। बट यहाँ हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो सी गिवन है कि टू ट्रांसफर द हीट, मेनली हम हीट का ट्रांसफर करते हैं, उसमें हमारी किसी भी फ्लूइड या प्रोसेस स्ट्रीम का जो टेम्परेचर है वो बढ़ भी सकता है और घट भी कर सकता है। इसके ऊपर मेनली हम कह सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाता है वो क्या होता है, टू ट्रांसफर द हीट, ठीक है, बिटवीन द टू फ्लूइड स्ट्रीम। इसमें हमारा टेम्परेचर घटे या बढ़े वो एज पर डिपेंडेंट हमारे प्रोसेस के ऊपर हमारा डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ऊपर पे डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको शो कर रहा होगा कि हीट एक्सचेंजर एलोकेशन ऑफ फ्लूइड, वो आप लोग यहाँ से जाके देख सकते हो कि कैसे हमारे हम किसी भी हीट एक्सचेंजर में फ्लूइड को एलोकेट करते हैं। ये आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए रहता है कि हम समझ सकते हैं यहाँ से कि जो फ्लूइड एलोकेशन है हमारा कैसे करते हैं किसी भी हीट एक्सचेंजर में। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ रिएक्टर इन ए केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, किसी भी केमिकल इंजीनियरिंग में हम रिएक्टर का मेनली किस लिए यूज करते हैं, क्या उसका एक इंपॉर्टेंस है, क्या उसका काम होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में सबसे पहले टू स्टोर द केमिकल,
ठीक है। स्टोर केमिकल्स के लिए यूज करते हैं, हीट केमिकल्स के लिए, किसी भी केमिकल को हीट करने के लिए, टू द कूल द केमिकल्स। तो ये जनरली आप देखोगे कि केमिकल को स्टोर करने के लिए, हीट करने के लिए, कूल करने के लिए जनरली हमारे ये सारे पर्पस एक्यूमुलेट हो जाए तो हम कह सकते हैं ये चीज़ें, लेकिन ये इंडिविजुअल काफ़ी नहीं है, ठीक है। इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में काफ़ी नहीं है, तो हम इसको जनरली इस तरीके से बोलते हैं कि टू फैसिलेट द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जनरली कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है हमारी, तो वहां पे हम किसी भी रिएक्टर का यूज करते हैं। सपोज एक रिएक्टर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, एक हमारा ये रिएक्टर है, इसमें हम दो कंपोनेंट ऐड करते हैं, ठीक है। एक हमारा ए कंपोनेंट है और एक हमारा बी कंपोनेंट है। ये दोनों कंपोनेंट आपस में क्या करेंगे, एक रिएक्शन करेंगे। इस रिएक्शन को करने के लिए एक रिएक्टर एक स्पेस प्रोवाइड कराता है, एक हमारे पास एक कह सकते हैं ऑक्यूपाई स्पेस, या एक हमारे पास एम्प्टी स्पेस है, जो वहाँ पे हम इन दोनों की रिएक्शन करा के हम एक डिजायर्ड प्रोडक्ट जो हमें चाहिए था सी, जिसके लिए हमने ये रिएक्शन करवाई है, वो हम यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ का जो मतलब है रिएक्टर का, टू फैसिलेट द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मतलब वहाँ पे अवेल कराना है, ठीक है। रिएक्शन के लिए एक स्पेस अवेल कराना एक रिएक्टर का काम होता है, और स्पेशली जो रिएक्टर डिजाइनिंग का काम होता है, आप देखोगे केमिकल इंजीनियर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसमें, किसी भी रिएक्टर डिजाइनिंग में, क्योंकि वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि कौन सी हमारी यहाँ पे रिएक्शंस मैकेनिज्म लग रही है और कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी रॉ मटेरियल यूज्ड इन द हैबर प्रोसेस, ठीक है। ये किस प्रोसेस की बात कर रहा है, हैबर प्रोसेस की बात कर रहा है। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो अमोनिया प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, अमोनिया प्रोडक्शन के लिए हम जनरली किस प्रोसेस का यूज करते हैं, ये हैबर प्रोसेस का, ठीक है। NH3 से हम इसको डिनोट करते हैं। तो इसमें जो रॉ मटेरियल की बात कर रहा है, प्राइमरी रॉ मटेरियल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तो नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जनरली हम ज़्यादातर जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात करें, तो यहाँ पे जो मेनली हमारा मटेरियल निकल के आता है, नाइट्रोजन हमारा क्या होता है, प्राइमरीली नाइट्रोजन में रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। किसके लिए, हैबर प्रोसेस के लिए। हैबर प्रोसेस में क्या होता है, अमोनिया का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग व्हाट डज द टर्म यील्ड रेफर टू। मतलब क्या कह रहा है कि हम केमिकल इंजीनियरिंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो यील्ड का क्या मतलब होता है, यील्ड से हम क्या निकालते हैं, ठीक है। जनरली देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है हमारे पास, द वेट ऑफ द प्रोडक्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम ए रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यील्ड का जनरली अगर हम देखें रिलेटिवली, तो हमने बेसिक केमिकल कैलकुलेशन में पढ़ा हुआ है, ठीक है। प्रोसेस कैलकुलेशन भी कह सकते हो आप लोग। वहां पे हमने जहां मास बैलेंस, एनर्जी बैलेंस कर रहे थे, तो वहां पे पर्टिकुलर हमने यील्ड एक टर्म यूज किया था, जहां पे एक प्रोसेस स्ट्रीम होती थी। सपोज हमने बोला कि हमारा ये कोई प्रोसेस है जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है ए टू बी, तो कितना हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ऑब्टेन होता है, उसको हम यील्ड के टर्म में दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन निकल के आएगा वो आएगा द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम रिएक्शन। किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन से कितना हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है वो हमारी यील्ड को दिखाता है, ठीक है। यील्ड मतलब एक तरीके से हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म को भी बताता है कि कितना ज्यादा हमने वहां से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर लिया, ठीक है, कितना हम अच्छा रिएक्शन वहां पे करवा रहे हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडेंसर इन डिस्टिलेशन कॉलम। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडेंसर इन ए डिस्टिलेशन कॉलम। किसी भी डिस्टिलेशन कॉलम में कंडेंसर का क्या पर्पस होता है, कंडेंसर हमारा क्या काम करता है। कंडेंसर एक टाइप का हमारा क्या है, हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। ये आप लोग जानते होंगे कि ये क्या है, हमारा हीट एक्सचेंजर है। और हीट एक्सचेंजर में हमारा क्या होती है, हीट एक्सचेंज होती है। और हीट एक्सचेंज में हम जानते हैं कि दो तरह की हीटों को इन्वॉल्व करते हैं। कौन कौन सी हीट होती है, एक होती है हमारी लेटेंट हीट, एक होती है हमारे पास सेंसिबल हीट, ठीक है। दो तरह की हीटों को हम जानते हैं यहाँ पे, लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट में क्या होता है, हमारे पास टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, ठीक है। किसी भी स्ट्रीम का टेम्परेचर बढ़ना या घटना हमारे सेंसिबल हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और लेटेंट हीट में हमारे क्या होता है, फेज चेंज होते हैं, ठीक है। ये जो हमारा फेज चेंज होता है वो हमारा किसमें होता है, लेटेंट हीट में होता है। और कंडेंसर में मेनली क्या होता है, हमारा फेज चेंज होता है। तो यहाँ आप लोगों को बेसिकली ये बात पता है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से क्या ऑप्शन लगा सकते हैं, टू कूल एंड कंडेंस द वेपर। कूल तो करेगा ही, टेम्परेचर तो डाउन करेगा जब वो फेज चेंज करेगा, बट वो कंडेंस भी करेगा वेपर्स को, ठीक है। मेनली ये हमारे कंडेंसर का काम होता है किसी भी डिस्टिलेशन कॉलम में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, वाटर, हनी एंड मिनरल ऑयल, एथेनॉल, ठीक है। हमारे पास चार ऑप्शन है। सबसे पहले हम न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन में फ़र्क समझेंगे, ठीक है। हमारे पास जो न्यूटोनियन लॉ क्या बताता है हमको, कि वो फ्लूइड जो क्या करे, न्यूटन्स लॉ को ओबे करे, वो फ्लूइड जो क्या करे, न्यूटोनियंस लॉ को ओबे करे,
ठीक है, न्यूटन को फॉलो करे। जो न्यूटन्स लॉ हमारा क्या होता है, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, इसको ये डिफाइन करता है। सपोज मैं अगर आपसे बताना चाहूँ यहाँ पे कि कोई भी अगर फ्लूइड है, ठीक है, ये हमारा फ्लूइड है, अगर इस पर हम कोई पर्टिकुलर फोर्स लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं पर यूनिट एरिया, जिसको हम शियर स्ट्रेस से टर्म करते हैं, ठीक है, जो हमारा शियर स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, इसी को हम शियर स्ट्रेस से डिफाइन करते हैं। अगर इतना हम कोई भी शियर स्ट्रेस लगा रहे हैं किसी पर्टिकुलर फ्लूइड पे, तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा, ठीक है, वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा, किसके रिस्पेक्ट में, लेंथ के रिस्पेक्ट में चेंज आएगा, तो उसी को हम वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू अपॉन में डी वाई को डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर सपोज मैंने अगर x कोई पर्टिकुलर शियर स्ट्रेस मैंने इंक्रीज किया, उतना ही इसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट में चेंज आएगा, तब तो इसको हम बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। अगर मान लो मैंने शियर स्ट्रेस लगाया ज़्यादा, ठीक है, मैंने क्या करा, शियर स्ट्रेस ज़्यादा लगाया और जो मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट में जो चेंज आया वो क्या है, कम आया, तो हम बोलेंगे इसको नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। इसका ग्राफ भी एक तरीके से हम देखते हैं बनता है, कैसे इसको ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा ग्राफ, यहाँ पे हम शियर स्ट्रेस को दिखाते हैं और यहाँ पे डी यू अपॉन में डी वाई, ठीक है। ये अगर हमारा लीनियर जा रहा है तो हमारा तो होता है ये न्यूटोनियन फ्लूइड। अगर इसके लीनियर ना हो रहा हो तो हम इसको बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन, ठीक है। ये हमारा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाता है। इसमें जनरली एग्जांपल देखोगे आप लोग तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब साइन हम हटाते हैं तो ये हमारी विस्कोसिटी यहाँ पे निकल के आती है, ठीक है। अगर हम इस विस्कोसिटी टर्म को लें तो यहाँ पे आप देखोगे कि वाटर की विस्कोसिटी भी कम होती है, मिनरल ऑयल, इथेनॉल, इन सभी की विस्कोसिटी कम होती है, लेकिन हनी की, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो, ये जो हमारा देखते हैं डार्क जो हमारे पास देखोगे यहाँ पे जो विस्कस लिक्विड की तरह दिख रहा है, ये हमारा विस्कस लिक्विड होता है काफ़ी ज़्यादा, तो इसमें हम जितना भी शियर स्ट्रेस डालें उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट में चेंज नहीं आता है, तो हम इसको यहाँ पे हनी को ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम इन ए रिफाइनरी, ठीक है, किसी भी डिस्टिलेशन कॉलम का क्या पर्पज होता है रिफाइनरी में लगाने का, ठीक है। अगर आप देख रहे हो कोई भी रिफाइनरी है, वहाँ पे हम क्या करते हैं जनरली, अगर यहाँ पे आपको बताना चाहूँ, हम यहाँ पे क्रूड ऑयल का क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। कोई भी हमारी रिफाइनरी है, सपोज ये हमारी रिफाइनरी यहाँ पे कोई प्रोसेस वर्क कर रही है, तो इस रिफाइनरी का क्या काम होता है, इस क्रूड ऑयल में से डिफरेंट जो फ्रैक्शंस है उसको ऑब्टेन करना, ठीक है। ये क्या करती है, सेपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल क्या करती है, हम अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा टू सेपरेट द क्रूड ऑयल फ्रॉम द फ्रैक्शन। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन ए हमारा सही, टू सेपरेट क्रूड ऑयल इनटू फ्रैक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द टर्म फ्लैश डिस्टिलेशन रेफर टू, इसका क्या मतलब है कि व्हाट डज मतलब फ्लैश डिस्टिलेशन को हम कैसे रेफर कर सकते हैं, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है डिस्टिलेशन एट हाई प्रेशर, डिस्टिलेशन एट लो टेम्परेचर, रैपिड वेपोराइजेशन फॉलोड बाय द कंडेंसेशन, स्लो हीटिंग फॉलो बाय द कूलिंग, ठीक है। इसमें जनरली अगर हम देखें फ्लैश का मतलब क्या होता है, किसी भी लिक्विड को, सपोज हमारा कोई लिक्विड आ रहा है, ठीक है, उसको क्या हाई प्रेशर पे, और जनरली हम क्या करें किसी एक ऐसे वेसल में डाल दें जहाँ पे वहाँ उसका लो प्रेशर हो, ठीक है, इस हाई प्रेशर का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो। जनरली ये जब हमारे बड़े किसी वेसल में आता है तो इस तरीके से फ्लैश हो जाता है, ठीक है, वेपर के पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है। फ्लैश का मतलब होता है दूर दूर हो जाना, ठीक है। तो लिक्विड स्टेट में अगर ये दूर दूर हो रहे तो ये वेपर में चेंज हो जाएंगे, तो वेपर में चेंज होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, वेपोराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। और इसी प्रोसेस को बहुत जल्दी होता है हमारे लिक्विड से वेपर में चेंज होना, तो इसको हम रैपिड वेपोराइजेशन और फॉलोड बाय कंडेंसेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है कि मतलब रैपिड वेपोराइजेशन हो रहा है फ्लैश डिस्टिलेशन में। हम इनलिए क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड को इनिशियली क्या करते हैं, प्री हीट करते हैं एंड प्रेशराइज रहता है वो, जैसे किसी वेसल में इंट्रोड्यूस करते हैं तो रैपिड वेपोराइजेशन को एनहेंस करता है या करता है इस प्रोसेस को, इसलिए हम फ्लैश डिस्टिलेशन को इससे रेफर करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड कैटलिस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का जो प्रोडक्शन हम कर रहे थे, ठीक है, जनरली अमोनिया, अगर हमने अभी लिस्ट क्वेश्चन देखा था लास्ट क्वेश्चन, अमोनिया का प्रोडक्शन हम कैसे देख रहे थे, हैबर प्रोसेस से देख रहे थे, ठीक है, हैबर प्रोसेस से। इसमें हमारा क्या था, NH3 हम प्रोड्यूस कर रहे थे। क्या क्या हमारे प्राइमरी रॉ मटेरियल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का हम बात कर रहे थे। प्राइमरी हम जनरली नाइट्रोजन को कंसिडर करते हैं, और इसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं, तो ये हमारा आयरन बेस्ड कैटलिस्ट होता है, ठीक है, आयरन। तो हम आयरन की बात कर रहे हैं, आयरन हमारा एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं इस प्रोसेस में। इसके बाद व्हाट डज द टर्म स्टोचियोमेट्री रेफर टू द केमिकल इंजीनियरिंग। स्टोचियोमेट्री का क्या मतलब होता है, इज इन द टर्म ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। हम केमिकल इंजीनियरिंग में बात करें तो स्टोचियोमेट्री का क्या मतलब होता है, सपोज आपने कभी रिएक्शन अगर देखी हो कि इस तरीके से हम देखते हैं A प्लस बी, बी प्लस, ये हमारे पास C
ये जो आप स्मॉल टर्म देख रहे हो यहाँ पे, ये ए बी सी डी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टोइचियोमेट्री को रिप्रेजेंट करता है, ये क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी स्पेसिफिक हमारी केमिकल की क्वांटिटीज, जैसे रॉ मटेरियल, जैसे ए का कितना हमारा क्वांटिटीज यूज हो रही है और बी के कितने नंबर ऑफ मोल्स यूज हो रहे हैं, इसको ये आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या बता सकते हैं? द स्टडी ऑफ क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन को ये स्टोइचियोमेट्री हमारा बताता है। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ पैक बेड रिएक्टर इन ए केमिकल प्रोसेस? किसी भी केमिकल प्रोसेस में पैक बेड रिएक्टर का क्या यूज होता है, ये हमें जनरली इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है टू इंक्रीज द टेम्परेचर, डिक्रीज द प्रेशर ऑफ ए रिएक्टेंट, टू फैसिलिटेट हीट ट्रांसफर बिटवीन द रिएक्टेंट, टू प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर रिएक्शन टू अकर। ठीक है, अगर हम जनरली यहाँ पे एक पैक बेड रिएक्टर बनाए, ठीक है, ये हमारा एक तरीके टावर है। ठीक है, यहाँ पे हम पैकिंग को शो करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली जो हमारा एक क्या होगा, लिक्विड और गैस फेज का हमारा कांटेक्ट होता है। जो लिक्विड हम गैस फेज का मान लेते हैं, गैस हमारी बॉटम से आ रही है और लिक्विड हमारा टॉप साइड से। तो ये क्या करता है, जो पैकिंग जो प्रोवाइड करती है, ठीक है, यहाँ पे पैकिंग है तो यहाँ पे जो हमारा जो लिक्विड होगा वो क्या होगा, इस तरीके से इसमें मूव करता हुआ निकलेगा। ठीक है, गैस भी इसी तरीके से कांटेक्ट होते हुए निकलेगी। और तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक तरीके का सरफेस एरिया प्रोवाइड किया जा रहा है पर्टिकुलर किसी रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए, जहाँ पे हम ट्रांसफर, मास ट्रांसफर हो सकता है, हीट ट्रांसफर हो सकता है, कुछ भी पर्टिकुलर एक रिएक्शन हो रही होगी, उसको हम करवाने के एक लार्जर सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। अगर सपोज ये अगर ना होता, जनरली ये हम पैकिंग ना होती, तो क्या होता है, लिक्विड इस तरीके से हम डालते हैं और गैस इस तरीके से, तो गैस हमारा, लिक्विड हमारा सीधे इस तरीके से ड्रॉप होता और गैसेस हमारी निकल जाती। तो इसमें क्या है, सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट हमारा इतना ज़्यादा नहीं होता और रिएक्शन इतनी अच्छी हमारी या नहीं होती, जो भी हम उसमें मैकेनिज्म करवाने वाले हैं। तो जो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होता है कि किसी भी केमिकल प्रोसेस में क्या यूज होता है पैक बेड रिएक्टर का, टू प्रोवाइड ए लार्जर सरफेस एरिया फॉर ए रिएक्शन टू अकर। मतलब क्या है, लार्जर सरफेस एरिया को ये क्या करता है, एनहेंस करता है। ठीक है, लार्जर सरफेस एरिया फॉर ए रिएक्शन टू अकर। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एडजॉर्प्शन प्रोसेस, ये हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द एग्जांपल, मतलब सबसे पहले हमें ये बताना है एडजॉर्प्शन प्रोसेस का एग्जांपल क्या है। जनरली आप देखोगे कि फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, ये क्या हमारे ये जनरली हमारे एडजॉर्प्शन का नहीं टाइप आता है। क्रोमेटोग्राफी में जनरली हम यूज करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे हम गैस सॉलिड कह सकते हो, क्रोमेटोग्राफी यूज करी जाती है किसी मिक्सर में से सॉलिड का सेपरेशन, गैस के फेस को सेपरेशन करना, उसके मूवमेंट के ऊपर हम सेपरेट करते हैं। लैबोरेटरी में जनरली हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका सही आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सेंट्रीफ्यूज इन ए केमिकल प्रोसेस। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज का यूज पूछ रहा हमसे कि सेंट्रीफ्यूज किस लिए यूज करते हैं किसी भी केमिकल इंडस्ट्री या केमिकल प्रोसेस में, to mix the fluid, to separate the solid from the liquid, to measure the fluid flow rate, to heat the fluid। ठीक है, यहाँ आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि टू मेजर द फ्लूइड फ्लो रेट, ये फ्लूइड फ्लो रेट के लिए यूज नहीं किया जाता है। हीट भी नहीं होती है इससे कोई हमारी फ्लूइड में। तो यहाँ पे जो दो ऑप्शन रह गए कि मिक्स करेगा या सेपरेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जनरली अगर आप लोगों को एक फोर्स पढ़ा होगा आपने कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा कहाँ एम्प्लॉय होता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ही हम यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज का प्रिंसिपल यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कैसे रिलेटेड है, जनरली आपने देखा होगा कि जो हमारे पास अगर कोई भी एक सर्कुलर पाथ ले लें और यहाँ पे हम एक पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर है और यह हमारा पार्टिकल क्या होता है, वॉल के कॉर्नर पे रहता है। किसके वजह से रहता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से हमारे पास रहता है, कोई पार्टिकुलर मैटर है। ठीक है, और जो हमारा कोई गैस है वो सेंटर की तरफ रहती है, इस तरीके से हमारी बाहर की तरफ। और आपने ये चीज़ें एनवायरमेंटल में भी पढ़ी होगी, जो साइक्लोन हमने पढ़ा था उसमें भी इस तरीके से चीज़ें देखने को हमें मिलती है। ठीक है, तो ये साइक्लोन में आप देखोगे कि पर्टिकुलर जो सेंटर, जो वॉल के साइड जो रहता है वो सेंट्रीफ्यूज फोर्स के कारण वो पार्टिकल हमारा बॉटम की तरफ आता है और एयर हमारा टॉप की तरफ निकलती है। ये किस वजह से होता है, सेंट्रीफ्यूज के कारण। और सेंट्रीफ्यूज में हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे जो सेपरेट कर रहे हैं हम सॉलिड को वो लिक्विड से कर रहे हैं। तो यहाँ भी हमारा जो बी ऑप्शन सही होता है, टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम ए लिक्विड। ठीक है, नया गैस या लिक्विड का यूज कर रहे हैं और यहाँ सॉलिड्स हमारे सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस प्रोसेस इन केमिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स की यूज है, बैच, सेमी बैच, CSTR, PFR। तो ये हमारे पास 4 डिफरेंट रिएक्टर्स हैं। यहाँ पे जनरली आप देखोगे कंटिन्यूअस स्टेट टैंक रिएक्टर मेनली यूज होता है किसके लिए, हमारे कंटिन्यूअस प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही होता है इसके बाद। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्क्रबर इन एयर पॉल्यूशन कंट्रोल। ठीक है, हमारा एयर पॉल्यूशन कंट्रोल में हमारा स्क्रबर का क्या मतलब है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल का अगर हम देखें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एयर पॉल्यूशन कंट्रोल। ठीक है, किसी भी अनवांटेड मटेरियल का एयर में आ जाना हमारा क्या कहलाता है, एयर पॉल्यूशन कहलाता है। सपोज हमने कुछ ऐसी अनवांटेड चीज़ें जो हार्म कर रही है हमारे ह्यूमन हेल्थ को, ठीक है, एनिमल, ठीक है, किसी भी सराउंड हमारे पॉल्यूट कर रही है, तो उसको हम एयर पॉल्यूशन से दिखाते हैं। ठीक है, इसमें जनरली हमारे कैसे होते हैं, किसके वजह से होता है, देखो टेम्परेचर लिखा है, टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गैस स्ट्रीम, किसके लिए क्या यूज करते हैं, प्राइमरी फंक्शन क्या होगा हमारा, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गैस स्ट्रीम, डिक्रीज द प्रेशर ऑफ गैस, सेपरेट द गैस फ्रॉम लिक्विड स्ट्रीम। तो ये तीनों ऑप्शन तो हमारे सही नहीं होते, क्योंकि हमें ऐसे चीज़ों को हटाने के लिए यूज़ करते हैं स्क्रबर का जहां वो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करे। तो जो पर्टिकुलेट मैटर जो होते हैं, इसको हम पीएम, ठीक है, इस पर्टिकुलर मैटर पीएम जो होता है, इसके डिफरेंट साइज ऑफ पर्टिकुलर मैटर होते हैं कि इस साइज के अकॉर्डिंग हमारे डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, जनरली आप देखोगे डायग्राम में, तो यहाँ पे पर्टिकुलर कोई गैस हमारी इनलेट होती है, जिसमें हमारा क्या है, पर्टिकुलर मैटर प्लस में हमारे क्या है, एयर है। तो इसमें जो हमारी पीएम जो है, इसके क्या वाटर स्प्रिंकल कराया जाता है इसके ऊपर। जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये जो वाटर का स्प्रिंकलिंग है, ये वाटर क्या करता है, पीएम के साथ अपने पीएम को डिसॉल्व कर लेता है, और ये नीचे क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। इस पोजीशन में क्या होगा, सेटल डाउन, मतलब नीचे बैठ जाएगा, पार्टिकुलर जो मैटर होगा वो छोटे छोटे पार्टिकल हमारे नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो एयर होती है नट, वो हमारी इजीली यहाँ से बाहर आ जाती है। तो हम कह सकते हैं एक तरीके से एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करने का काम कौन करता है, स्क्रबर करता है। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिफ्लक्स इन ए डिस्टिलेशन कॉलम। डिस्टिलेशन कॉलम में रिफ्लक्स का क्या काम था, रिफ्लक्स का काम जनरली हम बात करें तो क्या होता है, उससे पहले हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ कॉलम, टू रिमूव द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द फीड, टू प्रोवाइड द कूलिंग टू द कॉलम, टू रिसाइकल कंडेंस वेपर बैक इनटू द कॉलम। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको समझ आएगा कि जो रिफ्लक्स हम करते थे वो किस लिए करते थे, वेपर इनरिचमेंट के लिए करते थे। ठीक है, वेपर इनरिचमेंट के लिए मतलब उसकी प्योरिटी को बढ़ाने के लिए करते थे। अगर हम वेपर इनरिचमेंट की बात करें तो प्योरिटी हमारी यहाँ पे इंक्रीज कर रही थी, लेकिन ये कब होगी, जब हमारी रिसाइकल होगी। कौन सी, कंडेंस वेपर, कंडेंसर से ही कर रहे थे, और बैक इनटू द कॉलम। अगर यहाँ पे अगर हम जनरली एक कॉलम को ड्रॉ करें इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे मैंने फीड दिया, ठीक है, ये फीड हमारी यहाँ पे आ रही है, और ये वेपर हमारा इस कंडेंसर के थ्रू इसमें जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से जो कंडेंस जो लिक्विड है, कुछ पार्ट हम इसको रिटर्न कर रहे हैं एज ए लिक्विड, और कुछ पार्ट हम यहाँ से स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी लिक्विड रिटर्न आ रही है, हमारी वेपर थी ऊपर टॉप साइड में, ये कंडेंसर को डिनोट कर रहा है, और ये हमारा बॉटम यहाँ से रहता है। जो लिक्विड रिटर्न कर रहे हैं मतलब रिसाइकल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी प्योरिटी इंक्रीज करनी है, उसी को हम रिफ्लक्स से डिनोट करते थे। ठीक है, ये वाला जो पार्ट था हमारा डिस्टिलेट से हम इसको डिनोट करते थे, ये इसको हम L/D से डिनोट करते थे रिफ्लक्स को। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज्ड टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड मतलब कोई भी गैसेस मिक्सचर है, ये हम मान लेते हैं गैसेस मिक्सचर है, इसका मतलब हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट निकाल के हम जनरली क्या करते हैं, इसका कंपोजिशन एनालिसिस करते हैं कि इसमें कौन कौन से टाइप के हमारे एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारा मास स्पेक्ट्रोमीटर एनालाइज करता है। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं लेबोरेटरी में कि मॉलिक्यूलर वेट किसी भी अननोन गैसेस मिक्सचर का हम निकालने के लिए। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू द एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ड। ठीक है, कि किस What is the process of converting glucose into the ethanol and carbon dioxide called। ठीक है, हमारा कौन सा प्रोसेस कहलाता है कि अगर हम ग्लूकोज को एथेनॉल में कन्वर्ट करें। अगर आपने क्लास 8 की बात याद हो तो आपने पढ़ा होगा, तो कि शुगर को जो हम कन्वर्ट करते हैं, किसमें कन्वर्ट करते हैं, एथेनॉल में। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में बोले तो किण्वन प्रक्रिया भी बोलते हैं, फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं जिसमें किसी भी शुगर को हम एथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाता है, ये सही हो जाता है। ठीक है, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कंपोनेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के लिए जनरली जो हमारा मेनली जो हमारा की कंपोनेंट प्रोडक्ट होता है वो होता है इथाइलिन। ठीक है, ये आप लोग यहाँ से याद रखेंगे, इथाइलिन हमारा मेनली रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी प्रोसेस द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है कि अमोनिया किस प्रोसेस से बनती है, तो वो हम हैबर प्रोसेस से करते हैं। लेकिन एक बार जनरली इन प्रोसेस को भी देख लेते हैं। सॉल्व प्रोसेस हमारा यूज होता है सोडा ऐश के लिए। ठीक है, सोडा ऐश के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। कॉन्टैक्ट हमारा प्रोसेस होता है H2SO4 के लिए,
और ऑस्टवेल प्रोसेस हमारा होता है HNO3 नाइट्रिक एसिड के लिए होता है, और हैबर प्रोसेस हमारा अमोनिया के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सही आंसर हो जाता है हैबर प्रोसेस। इसके बाद व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर हम यहाँ से देखें कि हमारा जनरली हाइड्रोजन पेरोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2 होगा, HCl होगा, H2O2 CO2, ये तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2 हमारा वाटर, तो लास्ट ऑप्शन हमारा H2O2 रह जाता है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिनोट करता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 1 atm प्रेशर क्या होता है इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक को हमें यहाँ पे पाउंड पर स्क्वायर इंच में डिनोट करना था। ठीक है, एब्सोल्यूट में, तो ये हमारा होता है 14.7 के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, पाउंड स्क्वायर इंच एब्सोल्यूट को ये डिनोट करता है। एंड 24 हमारा क्वेश्चन क्या है, एक रप्चर डिस्क इज प्रोवाइडेड इन केमिकल इक्विपमेंट एज अ नेसेसरी मीन फॉर। ठीक है, एक आरडी की बात कर रहा है, रप्चर डिस्क किस लिए जरूरी होता है, किसी भी केमिकल इक्विपमेंट हम किस लिए यूज कर रहे हैं, नेसेसरी क्यों है। ऑप्शन देख लेते हैं, रिलीविंग द एक्सेसिव प्रेशर, क्रिएटिंग टर्बुलेंस, एनहेंसिंग मिक्सिंग रेट, अवॉइडिंग वॉर्टेक्स फॉर्मेशन। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये लगा कहाँ होता है, इसके बाद हम इसके आंसर के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, सपोज हमारा कोई एक रिएक्टर है, इसके टॉप में हमारा क्या है, एक हमारी यहाँ पे आरडी इस तरीके से माउंटेड है। ठीक है, ये क्यों लगी रहती है, क्योंकि सपोज हमारी यहाँ पे कोई भी रिएक्टर, इस पर रिएक्शन हो रही है, इसमें कोई भी हमारा प्रेशर हमारा डेवलप हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सर्टेन एक प्रेशर डेवलप हो रहा है, जो प्रेशर डेवलप हो रहा है हम चाहते हैं कि इस रिएक्टर में एक सर्टेन प्रेशर डेवलप हो, लेकिन किसी केसेस में, किसी फेलियर के केसेस में क्या होगा, यहाँ पे अनवांटेड कुछ चीज़ें हो गई जो हम नहीं फेवरेबल नहीं है रिएक्शन के लिए, तो यहाँ पे हो सकता है कि ज़्यादा हमारा प्रेशर डेवलप हो और ये प्रेशराइज करे सिस्टम को, तो ये रिएक्टर पे क्या करेगा, प्रेशर बनाएगा, और उसके अंदर जो हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म हो रही है, ठीक है, और उसमें जो हमारे मटेरियल यूज़ हो रहा है वो हो सकता है हमारे लिए हैजार्डियस हो, फ्लेमेबल हो, तो उसको अवॉइड करने के लिए कि हमारा बाहर स्प्लिज आउट ना हो, वहाँ पे हमने पर्टिकुलर एक आरडी लगा दी रप्चर डिस्क। ये रप्चर डिस्क का क्या काम होता है, यहाँ पे हम इसका एक सेट पॉइंट रखते हैं। सपोज मैंने कह दिया 9 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सेट पॉइंट है। अगर इन केसेस जब यहाँ पे सिस्टम का प्रेशर 9 kg पहुँच जाएगा, ठीक है, तो ये रप्चर डिस्क पे भी 9 kg का प्रेशर करेगा, क्योंकि सेम सिस्टम से कनेक्टेड है, तो ये रप्चर डिस्क ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो पतली सी जो ये प्लेटें हैं, ये जो इसके बीच में लगी हुई है, ये वाली, ये ब्रेक हो जाएगी, और इसके बाद हमारा जो सिस्टम जो कनेक्टेड होता है वो क्या ओपन टू एटमॉस्फेयर चला जाएगा। ठीक है, या तो हमारा पीएससी से कनेक्टेड होते हैं, ये हमारे प्रोसेस पे डिपेंड करता है। तो ये इस तरीके से रिएक्टर की सेफ्टी के लिए हम यहाँ पे इसको लगाते हैं। ठीक है, और रप्चर डिस्क का आप देखोगे यहाँ पे एक होल्डर होता है, इसके बीच में एक रप्चर डिस्क टाइप असेंबल है। ठीक है, जनरली आप देखोगे रप्चर डिस्क के बाद एक पीएसबी लगी रहती है, क्योंकि जनरली जो पीएसबी है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली रहती है एज रप्चर डिस्क, तो कभी भी एक्सेसिव प्रेशर होगा तो वो रप्चर डिस्क से पास होते हुए पीएसबी पॉप करके हमारी फ्लेयर साइड जाती है। फ्लेयर मतलब जहाँ पे हमारे हाइड्रोकार्बन को बर्न किया जाता है। ठीक है, ये हमारी केमिकल इंडस्ट्री में मेनली यूज होता है। तो यहाँ पे हम अगर देख रहे हैं तो इसका जो पर्पज निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, रिलीविंग द एक्सेस प्रेशर। मान लो हमारा अनडिजायरेबल प्रेशर था तो उसको रिलीव ही कर रहा है एक्सेस प्रेशर को, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ से सही आंसर आ जाता है। इसके बाद एट अ लो वेपर फ्लो विच टाइप ऑफ ट्रे इज एडवाइजेबल टू यूज। अगर हमारा लो फ्लो रेट है वेपर का, तो कौन से टाइप का ट्रे हम यूज करने के लिए एडवाइस करते हैं। ठीक है, सीव ट्रे, वॉल ट्रे, बबल कैप ट्रे, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ से तो हमारा किस तरह का जो ट्रे होता है, किस तरह का ट्रे हमारा यूज करने के लिए एडवाइस करते हैं, ये किस तरह का ट्रे हमें यूज करने के लिए दिया जाता है। बबल कैप ट्रे को जनरली यहाँ पे यूज किया जाता है। ये आप देखोगे डायग्राम में बबल कैप ट्रे का ये डायग्राम शो किया गया है। तो यहाँ से जो हमारा आंसर है वो बबल कैप ट्रे को डिनोट करता है। ठीक है, ये हमारे पास बबल के यहाँ से ये जो वीडियो कंप्लीट होती है। एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, एंड आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी।